अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज हम एनालिसिस करेंगे डॉज कॉइन का, शिबा का, माना, एलडीओ, बीएनबी, साथ में बिटकॉइन और इथेरियम तो होते ही हैं। फिर तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है बीएनबी की डोमिनेंस का चार्ट। और आप देख सकते हैं कि 50 की मूविंग एवरेज अभी एज अ रेजिस्टेंस ही काम कर रही है और बार बार मार्केट जो है वो इस 50 की मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर वापस आ रही है। तो बीएनबी से थोड़ा सा दूर रहें जब तक कि इसकी डोमिनेंस जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर नहीं जाती। हम बीएनबी में एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये सेफ़ नहीं है, बार बार रिजेक्शन बन रहा है 50 की मूविंग एवरेज से, तो हमें वहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डोमिनेंस की बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, और उसके बाद हम चार्ट की साइड आते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो हमें 50 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करते हुए नज़र आ रही है। बीएनबी एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर रही थी, बीटीसी जो है वो एज अ सपोर्ट 50 की मूविंग एवरेज को ले रही है। अगर इसको तोड़ के बीटीसी नीचे गिरता है तो ये एक बड़ा बुरा साइन होगा और डोमिनेंस के अंदर हमें जो गिरावट देखने को मिलेगी वो आई थिंक के 5.6% तो सिर्फ बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये जो 5.6% यहाँ पे अगर गिरती है डोमिनेंस, तो इसका मतलब ये है कि बाकी आल्ट कॉइन्स जो हैं वो तो थोड़े गिरेंगे, लेकिन बिटकॉइन हमें ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आएगा। अभी वैसे सेफ़ है, जब तक 50 की मूविंग एवरेज से बिटकॉइन ऊपर है तो सेफ़ है, लेकिन इसके ऊपर आपने नज़र ज़रूर रखनी है, ठीक है। आगे एथेरियम के ऊपर चलते हैं। एथेरियम का चार्ट हमें ये बता रहा है कि अभी भी एथेरियम की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है 50 की मूविंग एवरेज से, और इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करने के लिए ऑलमोस्ट 5.6% एथेरियम को नीचे गिरना पड़ेगा, ठीक है। बीटीसी के बारे में हम बात क्या कर रहे थे, आप दोबारा से देख लें, थोड़ा सा इसको समझ लें। बीटीसी की डोमिनेंस अगर नीचे गिरती है तो वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यूज़ करेगी जो कि 38.9 के ऊपर बनेगी, मतलब ऑलमोस्ट 39% के ऊपर बीटीसी की डोमिनेंस हमें देखने को मिल सकती है। और जो एथेरियम की डोमिनेंस है वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज से 5.6% ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि एज अ सपोर्ट इसको यूज़ करने के लिए एथेरियम को मज़ीद इतना नीचे गिरना पड़ेगा, तब जाके एक सपोर्ट के ऊपर एथेरियम जो है वो हमें नज़र आएगा। तो एथेरियम के ऊपर भी चलेंगे, देखेंगे एथेरियम अगर 5.6% नीचे गिरता है तो क्या सीन बनेगा, ठीक है, वो भी देख लेंगे। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले एलडीओ कॉइन का एनालिसिस करते हैं। एलडीओ है लिडो फाइनेंस का एक कॉइन है एलडीओ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें पंप करता हुआ नज़र आया। और अगर यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा होती है, और इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी एलडीओ जो है वो बुलिश है, ठीक है। और अगर इसको दोबारा से एज आ सपोर्ट यूज़ करके इस ट्रेंड लाइन को वापस चला जाता है एलडीओ, तो फिर हम जो है वो परेशान नहीं होंगे यहाँ पे। लेकिन अगर इस पॉइंट को तोड़ देता है जो कि ऑलमोस्ट बनता है 1.5 या 1.6 को अगर तोड़ के एलडीओ नीचे गिरता है, तो फिर इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 1.53, और अगर इसको भी तोड़ के नीचे गिरता है तो फिर इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो मतलब साइडवेज कुछ हद तक चल सकता है, लेकिन उसके बाद इसकी सपोर्ट 1.29 के ऊपर जाके एक तगड़ी सपोर्ट बन सकती है। और अगर उसको भी तोड़ के नीचे गिरेगा तो इसकी सपोर्ट बनेगी 1.15। तो ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरता है तो हमें ऑलमोस्ट 24% जो है वो 25% आई थिंक यहाँ पे एलडीओ नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपने ये नज़र रखनी है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलडीओ जो है वो हमें 25% तक नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये एलडीओ के बारे में मेरी प्रेडिक्शन है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेरी प्रेडिक्शंस को कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस आपने नहीं लेना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो में बनाता हूँ, आपकी सिर्फ हेल्प करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, माना कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। माना के बारे में हमने काफ़ी देर से बात नहीं की थी। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम जो है वो अभी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपके सामने ही ड्रा करूँगा। माना जो है वो हमें बुलिश नज़र नहीं आ रहा, अच्छी खासी यहाँ पे हमें एक पंप तो देखने को मिला है। ये देखें यहाँ पे ये पंप हमें 10% का देखने को मिला। बाकी मार्केट की निस्बत देखें तो माना ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और 10% का पंप देने के बाद माना फ़ौरन से वापस आया और अभी सिर्फ 3% का पंप है अपनी जो साइडवेज के ट्रेंड को तोड़ने के बाद। तो ये कोई बड़ा पंप नहीं है। मैं अभी कहता हूँ कि माना के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो ये सोच के आपने एंट्री लेनी है कि माना अभी भी मज़ीद नीचे गिर सकता है, और आप अगर ये सोच के एंट्री ले रहे हैं कि माना दोबारा से हमें उसी रेंज के अंदर ये $5-6 के ऊपर जो पहले आप देख रहे थे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, माना जो है उसने ऑल टाइम हाई अपना बनाया था तकरीबन $6 के ऊपर। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि माना जो है वो दोबारा से $6 के ऊपर जाएगा और आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं,
मिसाल के तौर पे आप ये सोच रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी मार्केट के सेंटिमेंट कुछ ऐसे नहीं है कि माना कॉइन हमें कोई अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। वैसे ये जो है वो मेटावर्स का कॉइन है, अच्छा कॉइन है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन आपको मज़ीद यहाँ पे जो है वो लॉस देखने को मिल सकता है। आप बुक करते हैं या नहीं करते वो आपकी मर्ज़ी है, लॉस आपको देखने को मिल ज़रूर सकता है, लेकिन जो है वो कुछ लोग फिर भी यहाँ पे एंट्री लेंगे। अच्छा, अगर आपने एंट्री लेनी है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है। एक सेफ़ जो पॉइंट है ना, बहुत अच्छा पॉइंट, वो माना के ऊपर बनता है 0.59 के ऊपर, और इससे पहले मैं आपको एंट्री लेने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे माना जो है वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि माना जो है उसने गिरने वाली जो है वो मतलब कमाल कर दिया। यहाँ पे आई थिंक अगर आप देखें तो ये देखें, माना जो है वो आलमोस्ट 90% तक नीचे गिर चुका है। वैसे तो बाकी सारी मार्केट भी हमें नीचे गिरती हुई नज़र आई है, लेकिन माना जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कोई अच्छा पंप आने के यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने रिस्क के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आगे चलते हैं। शिबा के बारे में भी हमने बात नहीं की थी काफ़ी देर से। अच्छा, शिबा के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें बड़े बड़े पंप नज़र आ रहे हैं। ये देखें, हमें 40% का पंप, उसके बाद हमें यहाँ पे अगेन जो है वो छोटे छोटे तो पंप काफ़ी ज़्यादा शिबा के अंदर आते रहते हैं, लेकिन तकरीबन 20% का पंप। उससे पहले हमें यहाँ पे एक पंप देखने को मिला है, ये देखें 17% का। उससे पहले हमें यहाँ पे एक पंप देखने को मिला, ये देखें फिर 20% का। तो ये शिबा जो है वो बार बार इस तरह के पंप हमें दिखाता रहता है। यहाँ पे फिर हमें 23% का पंप देखने को मिला है। तो अगर आप चाहें तो शिबा के अंदर जो आपने एंट्री लेनी है वो मैं आपको सेफ एक एंट्री बता देता हूँ। एक एंट्री बनती है शिबा के अंदर 1025 के ऊपर। अभी जो चल रही प्राइस चल रही है वो चल रही है अभी जो प्राइस चल रही है वो 1052 चल रही है, और जो सेफ़ एंट्री बनती है वो 1024 के ऊपर चल रही है, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा आप सेफ़ रह के खेलना चाहते हैं तो फिर आप 959 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जो पहले वाली ज़ीरो हैं वो आपको पता है कि शिबा जो है उसकी प्राइस है 0.00000959, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटा ज़ीरो इसको बोलते हैं, वैसे अगर आपको पता है तो पेंटा ज़ीरो इसको बोलते हैं, 5 ज़ीरो को। तो 0.पेंटा0959 के ऊपर एक सेफ़ एंट्री है, और 0.टेट्रा01024 के ऊपर एक उससे थोड़ी सी कम सेफ़ एंट्री है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे जैसे ही 20% का 10% का पंप आपको देखने को मिले तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं डॉज की साइड। डॉज ने हमें जो पंप दिखाया है वो कमाल कर दी है, और डॉज का पंप जो है वो 42% का पंप था, और अभी भी अगर देखते हैं तो 23% के ऊपर डॉज जो है वो खुद को होल्ड करने की बहुत कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर होल्ड कर नहीं पाएगा। अगर हम 50 की मूविंग एवरेज को देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इंडिकेटर जो है वो हेल्प कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 50 की मूविंग एवरेज हमें बता रही है कि आलमोस्ट जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 0.63 के ऊपर बनेगी। तो अभी आलमोस्ट जो डॉज है वो हमें मज़ीद नीचे 13 या 14% तक नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप चाहें तो वेट करें यहाँ पे, अगर आप चाहें तो शॉर्ट की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत उम्मीद है कि 4 आवर के वैसे तो टाइम फ्रेम के ऊपर मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि डॉज जो है वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ये कैंडल्स बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बहुत सारी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी, अब वो लोग जो है वो आलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 28% की प्रॉफिट में अभी भी वो लोग खड़े हैं। जो लोग यहाँ पे साइडवेज के अंदर एंट्री ले रहे थे और छोटी मोटी प्रॉफिट निकाल रहे थे, वो लोग 28% की प्रॉफिट में हैं, तो वो ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे, उनकी वजह से मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगी। वो लोग ये सोचेंगे कि मार्केट दोबारा से पंप करेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि 50 की मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा दूर है, और अभी 50 की मूविंग एवरेज का कोई इरादा नहीं ऊपर जाने का। और अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI जो है वो ओवरबॉट होने की वजह से बहुत तेज़ी से मार्केट को खींच के नीचे लेके आ रही है। सेफ एंट्री जो बनती है डॉज कॉइन के अंदर वो 0.63 के ऊपर बनती है। उससे पहले शॉर्ट की पोजीशन तो ओपन की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन जहां पे ओपन नहीं की जा सकती। वैसे मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हूं। अगर यहाँ पे आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है, शॉर्ट वगैरह की पोजीशन ओपन करनी है, तो आप 1 आवर या 30 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर आप रह के करेंगे, ठीक है। बिटकॉइन की साइड आ जाते हैं जी। बिटकॉइन फाइनली हम अब देख लेते हैं बिटकॉइन हमें क्या कह रहा है। बिटकॉइन ने 21,000 की रेजिस्टेंस को
जो है वो रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद बिटकॉइन जो है वो अपनी जो पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है वो है 20,200 या 300। ये एक सपोर्ट बन सकती है बिटकॉइन के हवाले से। लेकिन जहाँ पे RSI में जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, RSI हमें बता रहा है कि अगर आप बिटकॉइन के अंदर देखें तो ये देखें, RSI ये बता रहा है कि वैसे तो पहले बिटकॉइन जो है वो जब ऊपर गया था तो हमें RSI बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI ने 89.9 मतलब तकरीबन 90 को टच किया था RSI ने। और अगर हम अभी को देखते हैं तो RSI ने टच किया है 66 को और वापस थोड़ी सी आई है। ये थोड़ा सा रीटेस्ट तो मार्केट करती है हमेशा, ये तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अभी भी RSI जो है वो अपनी 60 की लाइन के करीब है। तो इसका मतलब है कि ओवरबॉट है अभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा ख़रीदा गया है बिटकॉइन, तेज़ी से इतना ख़रीदा नहीं जाना चाहिए था। और इसकी वजह भी ये है कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमें दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स जो नज़र आ रही हैं, ये जो पंप बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिला है 10% का, ये पंप अगर आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी कैंडल्स बनती तो बिटकॉइन मज़ीद अच्छे तरीके से इसको होल्ड कर सकता था। कुछ एनालिस्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं उनकी राय आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तानी एनालिस्ट भी हैं, कुछ गैर मुल्की एनालिस्ट भी हैं, वो कहते हैं कि बिटकॉइन 21,000 से रिटर्न होकर 16,000 तक गिरेगा। अब मेरी प्रेडिक्शन जो है वो ये नहीं कहती, ये गलत हो सकती है, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी हतमी राय है और वो नहीं जानते कुछ, वो मुझसे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, सीनियर हैं मुझसे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बिटकॉइन जो है अगर थोड़ा बहुत भी नीचे गिरेगा, 21,000 को टच करके वापस आ रहा है, तो अगर ये दोबारा हमें 18,000 की या 19,000 की रेंज में देखने को मिलेगा तो बहुत रिटेलर जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। जहाँ पे इंस्टीट्यूशन की जो इन्वेस्टमेंट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, इंस्टीट्यूशनल, ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। रिटेलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी मतलब जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो यहाँ पे कम एक्टिव हैं। एलोन मस्क जैसे, माइक्रो स्ट्रेटजीज जैसे, माइकल सेलर जैसे वो जो इन्वेस्टर हैं वो हमें कम एक्टिव नज़र आ रहे हैं रिटेलर की निस्बत। तो उसकी वजह से हमें बड़ी बड़ी कैंडल जो अभी नज़र आई हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे हमें जो है वो ये कैंडल्स दिखाई हैं। अगर हम यहाँ पे पीछे का डाटा देखते हैं तो सेम इतना ही आई थिंक ये देखें, आई थिंक 8% का यहाँ पे बनता है प्रॉफिट, ठीक है। और 8% के बाद यहाँ पे मार्केट जो है उसने हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ जो है सेंटिमेंट दिखाया था। उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा से यहाँ पे 10% पंप किया है, तो मार्केट दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ सकती है। लेकिन 16,000 को टच करेगी ये मेरा जहन नहीं मान रहा। आपकी राय इसके बारे में क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, खैर एथेरियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम BTC के बारे में भी बात करेंगे। एथेरियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एथेरियम आपको अगर दोबारा से 1393 या 90 की रेंज में अगर देखने को मिलता है तो आप दोबारा से एथेरियम को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप एथेरियम के अंदर वेट करेंगे या फिर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। वो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं करेंगे। मैं आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे डॉलर के इंडेक्स को, डॉलर का इंडेक्स जो है वो अपनी रीटेस्ट करके, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस लाइन को रीटेस्ट डॉलर कर सकता है। और ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये मैंने बहुत दिनों से ड्रा करके रखी हुई है। अगर आप मेरी पिछली तकरीबन 8-10 दिन की वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वाली रेड लाइन जो है वो खड़ी हुई नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे डॉलर जो है वो उस वक्त यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था और ये नीचे नहीं थी मार्केट। और मैंने तब भी ये लाइन इसी तरह से लगा के रखी हुई थी कि मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करेगी और फिर से नीचे गिरेगी। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से वैसा हो रहा है। और अगर ये ऐसा हो जाता है और डॉलर हमें मज़ीद नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा तो बाकी मार्केट सारी हमें दोबारा से पंप करती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि BTC मुझे नीचे गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि डॉलर का इंडेक्स अगर ऊपर छलांग लगाता है और ये अपने डबल टॉप को रिस्पेक्ट नहीं देता, अगर ये पैटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाता है तो बाकी मार्केट सारी क्रैश करेगी। बिटकॉइन भी करेगा, एथेरियम भी करेगा, बाकी BNB तो वैसे ही उसकी डोमिनेंस तो वैसे ही ख़तरे में है, तो बाकी सारी मार्केट हमें गिरती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है, जैसे रीटेस्ट करके डॉलर वापस आ रहा है, अगर ये इसी तरह से रिस्पेक्ट करेगा और इस पैटर्न को वैलिड रखेगा फिर हमें मार्केट जो है वो नीचे गिरती हुई नज़र आ सकती है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। BTC के बारे में एक वीकली मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देना चाहूँगा। BTC की जो वीकली कैंडल के ऊपर हमें 50 की मूविंग एवरेज नज़र आ रही है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आ रही है मार्केट से।
अभी मार्केट अगर यहाँ तक जाएगी तो ऑलमोस्ट हमें 60% तक की वीकली बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये डेली नहीं है, वीकली कैंडल जो है वो 60% का अगर पंप दिखाती है तो हमें 50 की मूविंग एवरेज से एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना तो ये नहीं हो सकता कि मार्केट पंप करे और जो है वो कोई रेजिस्टेंस ना बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो होता क्या है कि जहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब EMA अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं। वो रेजिस्टेंस हमें क्या बता रही हैं? सबसे पहली रेजिस्टेंस बनेंगी BTC की 11% के ऊपर, दूसरी बनेंगी 20% के ऊपर, तीसरी बनेंगी 45% के ऊपर, उसके बाद बनेंगी 53% के ऊपर। तो आपको बात समझ आ गई? मतलब कि अगर हम सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगाते हैं तो हमें मार्केट की समझ नहीं आएगी। और अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI जो है वो अभी बहुत पॉजिटिव वे के अंदर जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरबॉट नहीं है, ओवर सोल्ड भी नहीं है, लेकिन ओवरबॉट भी नहीं है, ठीक है। तो हमें न्यूट्रल अगर देखें RSI तो हमें न्यूट्रल नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है उसका ये जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा था, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, और ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ। इसने ब्रेकआउट होना था ऐसे और रीटेस्ट करके मार्केट ने नीचे गिरना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। हुआ क्या कि ये मार्केट जो है वो हमें कंसोलिडेट करती हुई नज़र आएगी। कुछ ऐसे हमें मार्केट जो है वो बिहेव करती हुई नज़र आ सकती है। तो आप तैयार रहें, मेरे ख्याल से BTC जो है वो हमें नीचे गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत मार्केट रीटेस्ट करेगी, साइडवेज के अंदर आएगी, वो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन मार्केट मज़ीद नीचे गिरती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आज की अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ भी आती होगी, कुछ सीखने को भी मिलता होगा। तो अपने दोस्तों भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।